अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जनाब, मौसम दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है और ये जो ठंडा मौसम है इसकी जो स्पेशलिटी होती है ना, वो ये होती है कि सुबह सुबह नींद बड़ी आती है और लोग बड़ा जो है ना वो सैड हो रहे होते हैं उठते हुए कि नहीं अभी नींद पूरी नहीं हुई, सर्दियों की सुबह में कैसे उठा जाए। और ये एक बड़ा सवाल होता है सबके लिए, क्योंकि सबको बड़ी सुस्ती आ रही होती है। अच्छा, मज़े की बात ये कि आप रात को 9 बजे सो जाएँ, आप रात को 10 बजे सो जाएँ, आप 11 बजे सो जाएँ, लेकिन सुबह उठने का जब टाइम होता है ना तो वो एक आपको एक आदत होती है कि जी सर्दियां हैं तो थोड़ी देर और बेड पे रह लिया जाए, सर्दियां हैं तो जी 10 मिनट जो है थोड़ी सी और नींद कर लेते हैं। तो ये सुस्ती सुस्ती करते करते ना बहुत सारे लोग क्या होता है कि स्कूल से भी लेट हो जाते हैं, ऑफिस से भी लेट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी से भी लेट हो जाते हैं और फिर जो है वो ओवरऑल पूरा दिन जो है उनका वो मेस अराउंड हो जाता है। तो अब क्या करना होता है इसके लिए कि मैंने आपको बताया ना कि आप कितना भी जल्दी सो जाएं लेकिन फिर भी ऐसे ही लगता है कि भाई आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे। इसके लिए आपने ये करना होता है कि इसके लिए अगर आपने शाम में अच्छा जिम किया हुआ है, अच्छी वॉक की हुई है, अच्छी एक्सरसाइज की हुई है, तो दिन में जो भी आपकी रूटीन है ना उसमें से टाइम निकाल के आप 20 मिनट ज़रूर सोया करें दिन में, यानी जिसको कहते हैं कैलूला। यानी जब दिन में आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद 10 से 20 मिनट 30 मिनट लाजमी दिन में आराम किया करें, दिन में सोया करें, थोड़ी सी जो है वो आप नींद लिया करें। और उसके बाद जब आप रात में सोते हैं और सुबह सर्दियों में आपको उठना पड़ता है तो आप जल्दी उठेंगे। ये फ़र्क आप बहुत वाज़े फ़ील करेंगे कि अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, अच्छा अगर आप किसी ऑफिस में भी मौजूद हैं या किसी भी जगह मौजूद हैं तो आप 10 मिनट की ये थेरेपी कर सकते हैं कि किसी भी जगह बैठकर आप अपने ब्रेन को रिलैक्स करके, चेयर ही क्यों ना हो, आंखें बंद करके 10 मिनट 15 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं, जो भी आपकी ब्रेक टाइम होती है उसमें। तो आप देखेंगे कि जब आप सर्दियों में सुबह उठेंगे, यानी सुबह के टाइम पर उठेंगे, तो आप फ़ौरन से उठेंगे और आपको सुस्ती नहीं आएगी, क्योंकि ये ना एक बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है और बड़ा ज़बरदस्त थेरेपी भी है और बहुत ज़बरदस्त रेमेडी भी है कि अगर आपसे सुबह नहीं उठा जाता सर्दियों में तो दिन में ज़रूर 15 से 20 मिनट सोने की कोशिश करें या फिर रिलैक्स मोड में जाने की कोशिश करें। और जब आप ये रेमेडी कर लें तो ज़रूर मुझे बताएं कि इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ा और वाकई आप फिर सुबह जल्दी उठने लगे या नहीं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्या कुछ हो रहा है कराची में, क्या कुछ हो रहा है ओवरऑल पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दुबई एयर शो के हवाले से। भाई दुबई एयर शो ने तो धूम मचा के रख दी है और वहाँ पर जिस तरह से हमारे JF-17 थंडर हैं उसकी जो घन गरज है उसके तो क्या ही कहने हैं। इमाराती तैयारे जो हैं उनके साथ कंबाइन इनकी मशक़ें हुई और एयर डिस्प्ले हुआ। दैट वाज ऑसम, दैट वाज अमेजिंग। मई के बाद से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। इस एयर शो के शुरू होने से पहले ही बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से बात कर रहे थे कि कब ये एयर शो शुरू होगा। तो 2025 राइट नाउ पाकिस्तान जो है वो डिस्प्ले कर रहा है अपना JF-17 थंडर। और जब इन तैयारों की घन गरज डिस्प्ले हुई स्काई के ऊपर तो लोगों ने तस्वीर बनाई, वीडियो वायरल हुई और बहुत सारी स्टोरीज़ जो है वो हमने इंस्टाग्राम पर देखी। और पाकिस्तान के तैयारों का इंतज़ार था वहाँ पर बहुत सारे लोगों को। इमाराती तैयारों ने और पाकिस्तानी तैयारों ने एक साथ जो है डिस्प्ले किया। इसके अलावा यही नहीं, डिस्प्ले के लिए वहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स और दीगर जो चीज़ें हैं वहाँ पर मौजूद हैं फॉर दी शो केसिंग। अच्छा जी, ये 5 दिन तक जारी रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं और एक और जिक्र करते हैं आपके साथ में। जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है एंड इट्स अबाउट सर्कुलर रेलवे। और जो शालीमार ट्रेन है उसको अब अपग्रेड कर दिया गया है और यही कहा गया है कि उसकी जो सारी जिम्मेदारी है सफाई की वो कराची वेस्ट मैनेजमेंट करेगी और अब बिल्कुल जो है उसको नया बना दिया गया है। इसका इफ्तिताह किया गया। सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनका यही कहना था कि अगर तेहरान से इस्तांबुल जो है रूट को फाल कर दिया गया तो ये बिल्कुल ही जो है ना सिनारियो चेंज कर देगा रेलवे का, सर्कुलर रेलवे का। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि कितनी कितनी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, चेंज होती हैं और कितनी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो बनती जाती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं ई चालान के हवाले से। तो जनाब ई चालान की घनगरज ना पिछले 1-1.5 महीने से जारी है, बल्कि हमारे शो पे तो शायद इसका जिक्र जो है 3 से 4 महीने पहले ही जब DIG ट्रैफिक आए थे तो उन्होंने किया था और वो बता कर गए थे और वाकई उन्होंने अपने वादा एक तरीके से पूरा किया। तो भाई अब ये है कि ई चालान के सिलसिले में अब अगर चालान से बचने के लिए जो नंबर प्लेट्स छुपाएंगे उनके ऊपर FIR भी की जाएगी। इसके अलावा जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की जा रही है। अच्छा, ये लोग स्मार्ट सिग्नल लगाने का भी कह रहे हैं कि स्मार्ट सिग्नल लगाएंगे, लेकिन 75 लाख रुपए एक स्मार्ट सिग्नल की लागत है, तो टोटल 30 अरब रुपए लग जाएंगे और तकरीबन जो है वो 96
परसेंट से लेके 46% जो है वो एक्सीडेंट में अब कमी हुई है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये ई चालान जो है लोगों के लिए अजाब ना बने, बल्कि लोग इसको अच्छे से फॉलो करें और अच्छे से आगे बढ़ें। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम ट्राई नेशन सीरीज़ की। ट्राई नेशन सीरीज़ जो है पाकिस्तान, श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, तो अब डेफिनेटली इसका आगाज़ होने जा रहा है। बेस्ट विशेस पाकिस्तान, अच्छा खेलिए, जम के खेलिए, सलमान अली आगा, बेस्ट विशेस फॉर यू। बट इसमें जो श्रीलंका के 2 प्लेयर्स हैं, दे आर गोइंग बैक, और उसकी तस्दीक भी कर दी है, उन्हीं के बोर्ड्स ने जो है उसकी तस्दीक भी कर दी है। इसमें सलिंका हैं और फर्नांडो हैं, दे आर गोइंग बैक क्योंकि वो बीमार है। अच्छा जी, अब इनके जो कैप्टन है वो जो है उन्होंने भी इस हवाले से यही बात की है, कैप्टन ने दसुन ने, कि भाई हम अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। जबकि सिकंदर रजा जो हैं जिम्बाब्वे के, उन्होंने भी यही कहा है कि हम मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अब लेट्स सी ये ट्राई नेशन सीरीज़ जो है ये कहाँ तक जाती है और पाकिस्तान की इसमें क्या कारकर्दगी रहती है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं एनएडी यूनिवर्सिटी के हवाले से। एनएडी यूनिवर्सिटी, यू नो, अ बिग नेम ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी की बड़ी यूनिवर्सिटी में जो है वो शुमार होती है। यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी पार्क का एक ओवरऑल सिस्टम बनने जा रहा था कुवैत के ताउन से, जिसमें 1.7 मिलियन जो हैं वो देने थे सिंध गवर्नमेंट ने, जिसमें से 1 मिलियन आई गेस दे दिए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, 7 मिलियन रहते हैं, लेकिन ये इश्तराक से बनने जा रहा था कुवैत के। लेकिन अब ये मंसूबा जो है वो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हुआ है क्योंकि IMF के जद में आ गया। उसमें ये कहा जा रहा था कि 10 साल तक ये टैक्स से मुस्तस्ना होंगे, लेकिन अब इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीकेशंस आ गई है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी पार्क है और इस पार्क का जो कॉन्सेप्ट है, यानी इस ओवरऑल सारे सिनेरियो का टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्क का जो कॉन्सेप्ट था वो इनके एक्स जो वाइस प्रिंसिपल थे उनकी जानिब से दिया गया था, और उनकी जानिब से कहा गया था कि भाई इस तरह का पार्क जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन अभी इनके जो करंट प्रिंसिपल हैं या रजिस्ट्रार हैं वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं और उनका यही कहना है कि भाई इस पार्क को बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और डेफिनेटली ये एक बड़ा जो है ना ब्रेक थ्रू होगा। तो ये वो तमाम तर खबरें हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की। नादरा 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 का क्या हो रहा है भाई? नादरा जो है, नादरा के नाम से स्कैम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई इस स्कैम से आपको अलर्ट रहना है। और ये है जी नादरा सेंटर, यानी ये जो है ना नादरा कार्ड सेंटर के नाम से ये एक स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, जिसमें नाइकॉब बनाने का झूठा दावा कर रहे हैं, जॉब दिलाने का झूठा दावा कर रहे हैं। और इफेक्ट कौन हो रहा है? मेनली इसमें इफेक्ट हो रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेशली जो लोग बरतानिया में रहते हैं। वहाँ पर ये कहते हैं कि जी हम नादरा के सर्विस सेंटर हैं, जबकि ऐसा नादरा का कोई सर्विस सेंटर नहीं है। नादरा हुक्काम ने इस हवाले से जो साइबर क्राइम एजेंसी है उसमें भी इनकी जो कंप्लेन है वो कर दी है। तो तमाम लोग होशियार रहें, ये जो नादरा सेंटर के नाम से एक सेंटर बना हुआ है ये लोगों को धोखेबाजी जालसाजी में फंसाते हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो इस स्कैम से आपको अलर्ट रहना है। ये जो है ना नादरा सेंटर या एंड ऑल दैट, तो हमारे यहाँ से भी पाकिस्तान से भी जो लोग इस तरह के सेंटर्स का अगर शिकार हो जाते हैं तो वो पहले तस्दीक कर लें, मेन नादरा ऑफिस में जाएँ और फिर बताएँ कि हम यहाँ से सर्विसेज ले रहे थे एंड ऑल दैट। तो इसके लिए जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आप लोग जो है अलर्ट रहें, क्योंकि ये फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। अच्छा जी, अब जान लेते हैं कि सिटी अपडेट्स में क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हम वेजिटेबल प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं कि वेजिटेबल प्राइस क्या है। और आज आपने सौदा लेने जाना होगा, ग्रॉसरी करनी होगी, तो वेजिटेबल प्राइस जो है वो आ गए हमारे सामने। टमाटर जो है वो है 81 पे। अच्छा जी, अब टमाटर आ गया 81 पर। अब इसके बाद आलू जो है वो 63 पर आ गया है। इसके बाद क्या है जी, 288 पर जो है वो लहसुन आ गया है। अदरक आ गया है 345 पर। इसके अलावा जो है वो क्या है जी, गाजर आ गया है 138 पर। इसके अलावा तुरई जो है वो 92 पर है। फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास लौकी है जो कि 92 पर आ गई है। और फिर क्या है जी, फूल गोभी आ गई है 69 पर। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद खीरा आ गया 120 पर। और फिर क्या है जी, भिंडी आ गई है 161 पर। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, प्याज होगी, प्याज देखा 127 पर आ गई है प्याज। तो जनाब प्याज आ गई है 127 पर। जल्दी से चलते हैं और अभी आपके साथ में करेंसी रेट्स शेयर करते हैं कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो करेंसी रेट पॉपअप हो जाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि करेंसी रेट्स क्या है, क्योंकि फिर आप हमें कहते हैं ना कि आपने तो हमें करेंसी रेट्स आज बताए नहीं, जबकि हम तो रोज़ बताते हैं आपको। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190 पर, कैनेडियन डॉलर है 212 पर। इसके अलावा जो है यूरो 335 पर है और कुवैती दिनार जो है वो 922 पर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है यूके पाउंड 384, सऊदी रियाल 76 और फिर 77 पर है जनाब यूएई दिनार। और फिर उसके अलावा यूएस डॉलर जो है वो 281 पर है। अच्छा जी, कराची का मौसम जो है औसम है, थोड़ा गर्म है, थोड़ा
सर्दी हो जाती है, रातों में खुनकी है। तो ओवरऑल वेदर फोरकास्ट क्या है ये आपके साथ में शेयर करते हैं हमारी स्क्रीन पर, ताकि आपको पता चल सके कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और 1 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो जनाब 11 बजे रहेगा 27 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे रहेगा 28 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 30 सेंटीग्रेड और 2 बजे जो मौसम है वो रहेगा 31 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अब क्योंकि वेडिंग सीज़न है और वेडिंग सीज़न बड़ा इन है, और यूजुअली जब बेटियों की शादी होती है ना तो जो भाई होते हैं वो बड़ा खुश होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़ा खुश होते हैं। तो एक ऐसी ही बेटी की शादी थी जिसमें धूम मचाई भाई उनके वालिद साहब ने, और उनके वालिद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त डांस किया इंटरनेट पर। तो इनका ये डांस जो है इंटरनेट पर बड़ा वायरल हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया। और जिस कहते हैं ना कि एक इंटेंशन होती है कि अगर आपकी बेटी की शादी है तो डेफिनेटली खुद ब खुद खुशी जो है वो बाहर आती है, खुद ब खुद इंसान के जो एक्सप्रेशन है वो लोगों से शेयर कर दिए जाते हैं। तो भाई ये वाक़या कहाँ का है? ये वाक़या ये है कुछ इस तरीके से कि हाल ही में भारत में ये वाक़या हुआ ना, मतलब एक अच्छा वाक़या है। हाल ही में एक वालिद ने अपनी बेटी की जो संगीत था उसकी तकरीब में उन्होंने डांस किया। उसके बाद फिर इस डांस की वीडियो जो है वायरल हो गई। वायरल होने वाली इंस्टाग्राम वीडियो में वालिद को फिल्म ABCD 2 के गाने है ज़बान फिर से के डांस स्टेप इंतहाई महारत और रवानी से दोहराते हुए देखा गया है। अच्छा, परफॉर्मेंस देखकर जो सार्फिन थे वो सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई ये ज़बरदस्त जो डांस किया गया है ये इन्होंने कैसे किया। तो बात वही आ जाती है कि जो इंटेंशन होती है ना, दैट्स काउंट अ लॉट। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो डेफिनेटली फिर आपको ये होता है कि नहीं जी मेरी बेटी की शादी है तो थोड़ा बहुत डांस तो बनता ही है। और आजकल जो डांस परफॉर्मेंसेस हो रही हैं ना, यकीन करें, मैं अगर इंस्टा रील देखूं या फिर मैं लिंक्डइन, इनफैक्ट लिंक्डइन पे आप सोचें कि लिंक्डइन पे लोग कितना ज़्यादा जो है वो बिज़नेस प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन आजकल वेडिंग सीज़न इतना इन है कि मैंने लिंक्डइन पे भी देखा कि लोगों ने डांडिया की जो वीडियोस है ना वो भी डाली हुई थी। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, बड़ा हैरानकुन था कि लिंक्डइन पे ये क्या हो रहा है। मगर लोग जहाँ जाते हैं, कुछ अटेंड करते हैं, उसके छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो कहीं भी अपलोड कर देते हैं। चलिए जी, तो जनाब यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर टॉप स्टोरीज़ पर डिस्कशन करेंगे और फिर महराज भाई हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट और खुशी भाई हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक। तो जनाब टॉप स्टोरीज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है महराज भाई ने, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद भाई ने। उनको शो में वेलकम करते हैं। अच्छा जी, शो में वेलकम तो करेंगे लेकिन उससे पहले ना इनको ये भी पूछेंगे कि भाई अब क्योंकि विंटर सीज़न है और फिर डेफिनेटली सर्दियाँ भी हैं, तो आप लोगों के क्या प्लान है। बहुत सारे लोग जो है वो छुट्टियों पर भी जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग घूमने का भी प्लान कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनके घरों में बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं, इवेंट्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हमारे करस्पॉन्डेंट से भी हम पूछते हैं सबसे पहले कि भाई व्हाट आर योर प्लान्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर्दियों में क्या प्लान्स हैं आप लोगों के, घूमने घुमाने के, जाने के, ज़रा शेयर करें हमारे साथ। सर्दियों में जो प्लान्स हमारे हैं हाँ। अगले माह तो ये कि बच्चों को जो है उनके ननिहाल में लेकर जाना है। अच्छा। और क्योंकि नहीं, ट्रैवलिंग और टूरिज्म के हवाले से कुछ। ट्रैवलिंग का ही कह रहा हूँ आपको। हाँ। तो उनको भावलपुर लेके जाएंगे। अरे वाह। जो है वो नवाब का जो महल है वो दिखाएंगे। हाँ। उसके अलावा फिर वहाँ का जू है वो दिखाएंगे। छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये जो सीज़न होता है, हाँ। विंटर सीज़न, इसमें एक तो सबसे मज़ेदार इसमें बात ये है हाँ। कि इसमें आपको खाने पीने, पहनने ओढ़ने और सोने का बड़ा पुरसुकून और बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है कि अगर कि इलेक्ट्रिक लाइट भी भेज दे तो भी आप सोए रहेंगे, आपकी नींद में जो है खलल नहीं पैदा होगा, नींद में खलल नहीं पैदा होगा, आपको जो है वो पसीना नहीं आएगा, सुकून से आप बिल्कुल साथ वेयर कर सकते हैं। हाँ। कोट वेयर कर सकते हैं आप, मफलर वेयर कर सकते हैं। तो ये सर्दी का मौसम बड़ा इंजॉय वाला होता है ना। और फिर रात में जब सारी फैमिली बैठ जाए, इकट्ठी हो जाए, तो फिर चाय और फिर मूंगफलियाँ और फिर बादाम और इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मज़ेदार हमें लगता है इस मौसम में, तिल के लड्डू और जो है मूंगफली की चिक्की, तो वो बहुत मज़ेदार लगती है। रोज़ाना जो है वो शाम के रात में जब बैठते हैं, दोस्त अहबाब बैठते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं, तो ये जो छोटी छोटी सौगात हैं ये इससे लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलता है। बिल्कुल, इससे लुत्फ़अंदोज़ होने का भाई मौका मिलता है। आप बताएं महराज भाई, आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि मौसम अच्छा होते ही जो है ना, हाँ, मैंने चेक किया था, HR से भी बात की थी, तो हाँ। पता चला मेरी छुट्टियां नहीं है, खत्म हो चुकी है। चले कोई बात नहीं, तो लेकिन फिर भी अगर आप जाते तो किधर जाते हैं ये बताएं जरा। मैं तो सीधा नॉर्दर्न एरियाज जाता हूं। नॉर्दर्न एरियाज। अच्छा, लास्ट ईयर भी आप गए थे महराज भाई, उधर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं। क्या मतलब कितने पैसों में जा सकते हैं फैमिली के साथ, मतलब कि बहुत ज़्यादा जगहों पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए,
यानी ओवरऑल नॉर्मल बजट में भी आप जा सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना अब ये भी कहा है कि नॉर्दर्न एरियाज़ अगर जाते तो भाई वहाँ पे तो बहुत महंगाई है, बहुत रश होता है सीज़न में अगर आप जाते हैं। तो आप गए थे लास्ट ईयर, थोड़ा सा शेयर करें एक्सपीरियंस। मैं अभी तकरीबन 3 महीने पहले गया था, मैं जुलाई में गया था। तो जून और जुलाई जो है ना ये सीज़न उनका होता है। अच्छा, और ये बात सच है कि वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो अमूमन हम यहाँ खाना अगर एक फैमिली जो है वो 10,000 रुपये में खा लेती है, तो वहाँ कम से कम भी 15 से 18,000 में खाती है खाना। अच्छा, हाँ। और ट्रैवलिंग का मामला ये है कि अगर आप छोटा सा टूर प्लान करते हैं कि भाई यहाँ से आप इस्लामाबाद गए बाय ट्रेन और वहाँ से आप उसके बाद बाय बस जो है वो मरी चले गए, मरी अयूबिया नथिया गली इधर उधर अगर आपने घूम लिया तो चलो बजट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं नारायण और कागार निकल जाऊँ, बालाकोट की तरफ निकल जाऊँ, तो फिर आपको ट्रैवलिंग का सबसे ज़्यादा खर्चा उसमें ट्रैवलिंग का है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसे आपसे अगर कोई कोस्टर आप करते हैं या कोई हाईएस्ट करते हैं, कोई जीप आप करते हैं जो आप कहते हैं कि जी मैंने 4 दिन का या 5 दिन का आगे टूर करना है, तो सबसे ज़्यादा पैसे तो वो लोग लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी होटलिंग शुरू हो जाती है। तो जो सीज़न में जो रूम है वो आपको अच्छा, अगर थोड़ा आपको अच्छा रूम चाहिए तो वो 20,000 रुपये से कम का नहीं मिलता ना। अच्छा, हाँ सही। अच्छा, फिर उसमें कैटेगरीज होती है, 5,000 का भी मिलता है हाँ, और 4,000 रुपये तक का भी मिलता है। अच्छा, यही आप आउट ऑफ सीज़न जाएँ, इट मीन्स कि जून और जुलाई अगस्त के मिड के बाद जाएं, तो वो जो आपको रूम 20,000 रुपये का मिल रहा होता है ना, वही रूम आपको 6,000 रुपये में मिल जाता है। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई वहाँ जाने के बाद वो लोग ये कह रहे होते हैं जो वहाँ के मुकामी है कि भाई हमारे पास तो 6-8 महीने के होते हैं, उसके बाद तो हमें बैठना होता है, इसलिए हम इतने पैसे लेते हैं। लेकिन सूरत-ए-हाल यही है कि वो फ़र्क देखिए ना आप, कि सीज़न में आप जाएंगे एक रूम लेते हैं 20,000 रुपये का और आपको बिल्कुल कम नहीं करेंगे, उनकी आंखें बिल्कुल यहाँ होंगी, ठीक है। बिल्कुल। और अगर आप आउट ऑफ सीजन जाएंगे तो वही चीज आपको 6,000 रुपए में देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो ये कि बहरहाल भाई बजट तो खर्चा तो है, खर्चा तो ठीक ठाक है, लेकिन बात वो ये ना कि आप चाहे कुछ भी हो लेकिन साल में एक दफ़ा ज़रूर घूमने जाएं और एक्सप्लोर करें पाकिस्तान को। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ऐसे एरियाज़ में चले जाएं जो बहुत माउंटेनियर हैं या इस तरह के एरियाज़ में चले जाएं जहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। आप मरी भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सुपरफिशली, यानी कहना चाहिए इन जनरल आप कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लोर करके आ सकते हैं। और कराची में भी बहुत सारी अब तो इस तरह की जगह है हमारे यहाँ पर, तो काफी सारे बीचेस। हाँ बिल्कुल, बीचेस पे हट्स इतने अच्छे बन गए, बिल्कुल। पहले तो बिल्कुल ही उस तरह का निजाम प्राइवेट जो हट्स थे वो अच्छे थे। मेराज भाई, अब तो कुछ प्राइवेट कंपनीज ने, खुर्शीद भाई, इस तरह भी किया हुआ है कि वो कुछ हट्स वगैरह बना के बीचेस उन्होंने स्पेशली बना दिए, फैमिलीज के लिए डिजाइन कर दिए हैं कि अगर वो चाहें तो वो वहाँ पर स्टे भी कर सकती हैं। और वो अलग अलग कंपनीज के नाम से जो है ना उन्होंने आगे आगे जाके, जैसे वो जो हमारी कोस्टल लाइन है उसके आगे जो भी बीचेस हैं या वो है, तो वो काफ़ी सारी ऐसी जो है वो उन्होंने वहाँ पर चीज़ें की हुई हैं जिसकी वजह से आप जा सकते हैं। उर्माड़ा बीच है, सुमियानी बीच है, ये इस तरह की जगह है। लेकिन आप उनके पैसे सुनेंगे तो फिर हैरान रह जाएंगे ना। हाँ, उनके मतलब पैसे 1 लाख रुपीज 24 आवर्स यार, मतलब 1 लाख सोचें, मतलब आप पूरी फैमिली का टूर वहाँ पे प्लान करें, वहाँ पहुँचे, वहाँ पे बहरहाल आपको ठीक है सिटिंग अच्छी मिलेगी, आपको अकोमोडेशन एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, सर्विस अच्छी मिल जाएगी। हाँ, ये बात है। लेकिन ये कि फिर भी इनफ है 1 लाख रुपीस। ये मैं औरमाड़ा वाली साइड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ, जिसके एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, वो प्राइवेट साइड जी बिल्कुल, ऑब्वियसली वो एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आप जल्दी वापस आना चाहते हैं, यानी आप 2 या 3 दिन के शॉर्ट ट्रिप पे जाना चाहते हैं उन्हीं पैसों में, तो आप फिर इन बीचेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल कराची के जो हॉक्सबे का जो बीच है ना, तो वहाँ फिर भी आपको जो है वो नॉमिनल प्राइस में जो है वो हट्स वगैरह मिल जाते हैं। और अभी एक सिटी गवर्नमेंट की इस्तराक से प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्होंने कोई बनाए भी हैं, तो वो भी फिर भी कुछ मुनासिब है। लेकिन जो बिल्कुल प्राइवेट जो सेक्टर है, वो तो जाहिर सी बात है आपको खैर फैसिलिटेट भी फिर वो ऐसे ही कर रहे हैं, आपको 2 स्टार और 3 स्टार आपको जो है वो होटल का एक मजा वहाँ पर आएगा, मजा आ रहा है बिल्कुल। हाँ, ये तो खैर है। चलिए जी, टॉप स्टोरीज की जाने बातें हैं। अब आपको समझ में आ गई, आपको पता चल गया कि जी ठीक है, अगर आप जाएंगे तो बाकी इतना सस्ता नहीं है, नॉर्दर्न एरियाज देखभाल के जाना है और हमारे बीचेस की तरफ जाना चाहते हैं तो वो आपको 2 से 3 दिन में आपकी तफरी हो सकती है, वापस आ सकते हैं आप। टॉप स्टोरीज में आज सबसे पहले जिक्र करते हैं दुबई एयर शो का। भाई JF-17 थंडर घन गरज के साथ डिस्प्ले हुआ और मई के बाद जो कुछ हुआ है उसके बाद तो भाई क्या बात है, लोग बड़े बेचैनी से बेसब्री से वेट कर रहे थे। अच्छा, ये जो हमारा एयर डिस्प्ले था ना, इसके बारे में इंडिया में भी बात हो रही थी, इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कोट कर रहा था कि अब लोग इंतज़ार करते हैं
कि पाकिस्तान एयरफोर्स अगर अपना कोई एयर डिस्प्ले करने जा रही है या हमारी तरफ से किसी किस्म का तैयारों का कोई एयर डिस्प्ले है तो लोग उसकी पिक्चर्स खींचते हैं, लोग उसकी वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, तैयारों के ऊपर जो परचम लगा होता है ना, तो लोगों को वैसे भी पता लग जाता है या लोगों को वैसे भी पता होता है। तो इस दफ़ा इमाराती तैयारे और हमारे पाकिस्तानी तैयारों का जो एयर डिस्प्ले हुआ और जो सारा कुछ हुआ, उसके लिए लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर कहीं भी पाकिस्तान की बात हो रही है और वो पॉजिटिव है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हम पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, सर जो है ना फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। खुर्शीद भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। हाँ। और अल्लाह ताला ने ये बेशुमार कुर्बानी के बाद ये मुल्क खुदादाद हमें दिया। ये ख़त्ता जो है, हाँ। आप देखेंगे इस खत्ते में तमाम मौसम मौजूद है, तमाम फ्रूट्स मौजूद हैं, तमाम सब्जियां, फल मौजूद हैं इस पूरे खत्ते में। गर्म पानी के चश्मे मौजूद हैं हमारे पास। फिर अल्लाह ताला ने मजबूत फ़ौज से हमें नवाजा और ईमानी क़ुव्वत जिसे कहते हैं। मुसलमान के पास सबसे ज़्यादा मजबूत जो क़ुव्वत होती है वो ईमान की ताकत है। हाँ। जिसकी बुनियाद पर जो हमारा सिपाही है, हाँ। जो हमारा सिपाही मुजाहिद है, हाँ। वो अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ जो है मैदान में बरसरे पैकार होता है और दुश्मन को मारका उसको जो है वो उसको शिकस्त देता है। हाँ। और इसी सिलसिले की कड़ी है। आप देखें कि हमने 1965 में 1965 में किस तरह से जो है वो दुश्मन को जो है वो नाको चने चबाए थे। अब जो है वो हालिया बनियान मरसूस हम हुए। हाँ। अल्लाह ताला ने ये फतह मुबीन हमें नसीब की। हाँ। तो इसी तरह जो हमारे एयरफोर्स के जो शाहीन है, देखें उनकी घनगरज जो है वो हमेशा से ही रही है, चाहे वो एम आलम का मामला हो, ठीक है, राशिद बिनास हो, ठीक है। और इसी तरह से अब जो दुबई में एयर शो हुआ है, इसमें भी जेफ थंडर जो हमारा एयरफोर्स का है, तो उसने उसकी जो घनगरज है वो पूरी दुनिया में देखें सुनाई दी जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो जिस चीज़ का बोलबाला है वो है हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर। और उनकी जो प्लानिंग है, जो मनसूबाबंदी है दिफाई एतबार से, मुल्क की सालमियत और उसकी बका के एतबार से, और मुल्क की जो सरहद हैं, ज़मीनी हो, फ़िज़ाई हो या बहरी हो, तो उनकी जो एक प्लानिंग है, जो मनसूबाबंदी है, उसकी वजह से हमारी जो मुल्क की डिफेंस की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ वो बहुत मजबूत और मुस्तहकम हो रही है। और इसी तरह हमारी जो शाहीन है, सबसे मुश्किल मरहला होता है जब आपकी मुल्क के ऊपर जो वो दुश्मन हमला करने जा रहा हो, तो आपकी जो सरहदें हैं उस पर मुख्तलिफ महाज हैं, चाहे वो नेवी का मामला हो, जो समंदर की जंग है। इसी तरह जब शाहीन फ़ज़ा के अंदर प्रवास कर रहा होता है, वो थक कर गिरता नहीं है, बल्कि दुश्मन को ही गिराता है। फिर हम जब दुश्मन को गिराता है तो हम चाय भी पिलाते हैं उसको। हाँ, चाय भी पिलाते हैं। चाय से याद आया कि जो हमारी चाय है वो बड़ी फेमस है और टी इज़ फैंटास्टिक। महराज भाई, आपकी टी फैंटास्टिक? बिल्कुल, हमारी भी टी फैंटास्टिक है। और अभिनंदन की टीवी बहुत लोगों को भी याद रखना चाहिए कि हमारी टी कितनी फैंटास्टिक है और किस तरह से हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं और बड़ा दिल भी है कि भाई घर में आए हुए किसी ऐसे शख्स को जो कि नापसंदीदा हो, उसको माफ़ करना, फिर उसको वापस भेज देना, फिर बहुत सारी चीज़ें, ये तो हमारे चले हमारा दीन भी हमें कहता है कि माफ़ कर दो। तो बात यह है कि जो जेएफ थंडर की जो घनगरज है वो बिल्कुल हमें भी अच्छी लगती है और दिल से अच्छी लगती है। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त उसको देखा जा रहा है, फेवरेट है लोगों की। यार वो जो पाकिस्तान का वो जो जेएफ थंडर, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ होंगी, बहुत ही आला पाए के जो है जहाज भी होंगे, ठीक है, लेकिन जेएफ थंडर की जो बात है उसमें क्वालिटी ये है कि वो जेएफ थंडर की क्वालिटी ये है कि उसके ऊपर जो पाकिस्तानी परचम लगा है ना, वो उसको सबसे अलग कर देता है। मैं अगर स्काई न्यूज़ देख रही हूँ, मैं CNN देख रही हूँ, अल जज़ीरा देख रही हूँ, उसमें बड़े सीरियस टॉक शोज चल रहे होते हैं और एनालिस्ट बैठे होते हैं, बात हो रही होती है। जब फौजी सलाहियतों की बात होती है, जब दिफाई मामलात की बात होती है, तो यकीन करें ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का नाम ना आए। पाकिस्तान का नाम कोट पाकिस्तान। अच्छा, बात यही है कि आपको याद होगा ना कि ये जो MiG-21 थे, इंडिया वाले जो MiG-21 थे, इसमें मोदी इसके बारे में कितनी बात करता था और ये ऐसे गिरते थे इनके तैयारे, बल्कि गिरते ही रहते हैं। तो उसके ऊपर भी जो है ना लोग मजाक उड़ाते थे इनका। तो कहना चाहिए ना कि अगर हवा का कोई किंग है, अगर इस मामले में कोई किंग है ना, तो वो पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल, वी आर द किंग ऑफ स्काइज। और जब ये जंग भी हो रही थी तब भी एक बड़े मारूफ अखबार ने जो है ये हेडलाइन लगाई थी कि ये तो किंग है, मतलब एयर किंग है। तो ये कितनी बड़ी जो है ना वो प्राउड फील होता है। महराज भाई, आपको कितना अच्छा लगता है आप किसी में ट्रैवल करें
आप थाईलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ठीक है, लोग आपको इकॉनमी पे कोई ताना दे सकते हैं, लोग आपको किसी और चीज़ पे कोई ताना दे सकते हैं, लोग और किसी पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है ना दिफाई मामलात की, तो लोग अगर आपको जानते हैं और आपको पूछते कि यार पाकिस्तानी, तो लोग थोड़ा कहते हैं ओके ओके ही और शी इज़ पाकिस्तानी। अच्छा, ये सब ये मई के बाद से ज़्यादा मई के बाद से बहुत ठीक है ना। हाँ। अच्छा ठीक है, मैंने खैर अब्रॉड नहीं किया ट्रैवल हाँ। इस दौरान में, लेकिन कुछ दोस्त जारी सी बातें आते जाते रहते हैं। हाँ। तो उनका भी ये कहना है कि पहले जो है ना जो हमारा पासपोर्ट ग्रीन पासपोर्ट था, तो हम जब रखते थे तो वो थोड़ा सी कुछ मुंह बनता था या कुछ चीज़ें होती थी, लेकिन अब जो है ना बड़ा गुड, मतलब वो भी खुश हो रहे होते कि यार ये कोई मुल्क है। बिल्कुल। अच्छा, इसका सारा सेहरा किसके? हमारी अफवाज के, अफवाज पाकिस्तान, ठीक है ना। बिल्कुल। और खासतौर पर पाक फ़िज़ाई से इतना बड़ा मार्का किया। अब आप ये देखिए कि अभी एयर शो हुआ दुबई में, अच्छा इसमें भी पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तारीफ हो रही है। अच्छा, सारी तारीफें और ये सब कुछ जब होता है तो वो जो दुश्मन है हमारे, दुश्मन मुल्क है, तो इधर ही तो है पास में इंडिया। उसके बिल्कुल जो है ना, उसके सीने पे बिजलियां जो है ना वो कूद दी जाती हैं। अच्छा, बिजलियों के अलावा ये फिर उसके रिएक्शन में जो ट्वीट्स आती हैं उनकी और जो उनकी फेक खबरें बनती है। अच्छा, बल्कि इंडियन मीडिया की फेक खबरों के बारे में ना एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम इंडियन मीडिया के हवाले से। तो हम बात कर रहे थे ना कि फेक न्यूज़, तो फेक न्यूज़ के जो मास्टर्स हैं ना वो है इंडियन मीडिया। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही इन्होंने नहीं किया, पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। जंग में तो खैर इनकी इतनी बेइज्जती हुई कि लोगों ने अब इनके जो जर्नलिस्ट हैं, जो इनके मीडिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं ना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया है। खुर्शीद भाई, इन्होंने तो जीते जागते अपने लेजेंड धर्मेंद्र के बारे में खबर उड़ा दी कि ही इज़ नो मोर। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ज़राए अबलाग का काम होता है कि माजरत कि आप जो है वो माशरे में ठीक खबर और दुरुस्त जो है वो इन्फॉर्मेशन फैलाएं। टू इन्फॉर्म टू एजुकेट, मतलब ये बेसिक बुनियादी इसका फार्मूला है। बदकिस्मती कह लीजिए, इसको बलमिया कह लीजिए, जर्नलिज्म के ऊपर ऐसा बुरा वक्त आया कि भारतीय सरकार की जो गोदी मीडिया है उसने बनियाल मरसूस के दौरान भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई और बड़े वसूख, बड़े तस्दीक शुदा अंदाज में कि हमने जो है वो फला एयरपोर्ट को तबाह कर दिया, कराची में लालू खेत तबाह कर दिया हमने, उसकी पोर्ट पर कब्जा कर लिया। इसी तरह अभी जो भारत के मशहूर एक्टर्स हैं, जो सनी देओल है, उनके वालिद साहब के हवाले से जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई कि उनका देहांत हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। वो अपनी बहू के घर जो है वो उनकी बहू उनको ले गई थी उनकी खिदमत के लिए। तो फिर सनी देओल ने आके जो है वो उस तरह हाथ जोड़े कि खुदारा को जो है वो आप दुरुस्त इन्फॉर्मेशन फैलाएं, गलत ना फैलाएं। आपके घर में भी आपके बुजुर्ग हैं, हाँ, बिल्कुल। तो इससे अंदाजा होता है कि वहाँ के अपने लोग ही उनके अपने शहरी, अपने उनके फनकार, अदाकार, सदाकार, सब लोग जो है वो इस सेंसेशनलिज्म के हवाले से जो उनका मीडिया है उससे परेशान है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं जब वो परेशान है तो हम कितने होंगे। बिल्कुल, बाकी दुनिया कितनी परेशान होगी। महराज भाई, आप इमेजिन करें कि एक लेजेंड एक्टर है, ठीक है, जिनको ओवर दी वर्ल्ड, मतलब यानी थ्रू आउट पूरी जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी लोग उनको जानते हैं, उनके बारे में इंडियन मीडिया ने खबर फैलाई, खबर उड़ाई कि जी ही इज़ नो मोर। और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके वो जो ताज़ियती पैगामात होते हैं ना, उनकी अपनी ज़बान में जो भी होते हैं, वो उन्होंने वो भी जो है ना वो दे दिए। और कितना रिस्पॉन्सिबल उनका मीडिया है कि उन्होंने ये कंफर्म, फैमिली से कंफर्म नहीं किया और उन्होंने अपने पास से कैसे कह दिया कि उनके जो एक्टर हैं, लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र, वो अब उनमें नहीं रहे। देखिए जी, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ज़रूर है कि मीडिया जो है कम से कम खबर को तस्दीक करने के बाद चलाता है, ठीक है। हमारे पास भी कई लेजेंड्स हैं, ठीक है, हमारे पास भी इतलात आती हैं, लेकिन हम उनके ख़ानदानी ज़राए से बात करते हैं, उनके करीबी लोगों से बात करते हैं। उसके बाद हम ये कंफर्म करते हैं उस हॉस्पिटल से कि भाई ये जो इतला चल रही है ये है भी या नहीं है। उसके बाद कहीं जाके हम जो है उसको ऑन एयर करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है, बिल्कुल सही। लेकिन हमने ये देखा कि वहाँ इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा पहले भी किया गया इंडिया में, और उसके बाद अब भी किया गया। यानी कि अपने ही मुल्क में आपने, हालांकि देखिए धर्मेंद्र जो है वो हम एज अ आर्टिस्ट अगर लें तो ठीक है, फनकार है, और वाकई उसने बहुत बरसों फिल्में बनाई, उसकी बहुत सारी फिल्में हिट भी हुई। फिर उसके दोनों बेटे भी जो है वो, और उसकी वाइफ भी जो हेमा मालिनी है, वो भी इंडियन मीडिया पर जारी सी बातें रही हैं, फिल्मों में रही हैं, और अब तो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स में है। और अब वो पॉलिटिशियन है, तो कम से कम इतना तो उनको करना चाहिए था कि पूरी दुनिया में उनका इस पर भी मजाक बन रहा है। अच्छा, पहले उस वक्त बना जब इन्होंने हम पर झूठे इल्जाम लगाए और हमें झूठ मूठ का मतलब ऐसा दिखाया गया कि हम तबाह और बर्बाद हो गए। सर पैर
होता है ना, मैं हैरान इस बात पर हूँ, जब ये जंग हो रही थी तब भी मैं अपने शो पर यही बात करती थी कि भाई अगर आपने किसी पे इल्ज़ाम लगा के उसके बारे में आपने कोई लेट डाउन करना ही है, या आपने किसी को, इनका क्या होता है कि ये जब आपके सामने हो या आपसे लड़ रहे हो ना, तो इनके पास फैक्ट्स तो होते नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि सनसनी फैलाने के तौर पे ना कुछ भी बोल दो। जब आप कुछ भी बोल देते ना तो उसको प्रूफ भी करना पड़ता है। तो अब इंडियन मीडिया के ऊपर इतना बड़ा बैकलैश था कि आपने भाई लाहौर में समंदर कैसे बना दिया, मतलब कराची में कौन से 12 हवाई अड्डे हैं, आप मुझे बताएं। कराची में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने तबाह कर दी। मैं इंडियन मीडिया देख रही थी, मैं ऑफिस आ रही थी, आई वाज लाइक हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो लोग खेल रहे हैं, यहाँ तो ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं, लोग ये कौन सी खबरें चला रहे हैं। तो इतना इररिस्पॉन्सिबल उनका मीडिया है, एंड आई डोंट नो कि उनके मीडिया को क्या प्रॉब्लम है। वो क्योंकि मोदी के कहने पे चलते हैं और वो उनका रेसिज्म और उनका जो वो कहना चाहिए ना कि कलेक्टिव जो उनकी शिद्दत पसंदी है वो उन पे हावी रहती है। अच्छा, हमारे यहाँ तो जो कैमरा है, हाँ, सरकार भी हमें इस बात की जा बजा और मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इस बात की हिदायत जारी कर दी है कि आपने दुरुस्त खबर को पहले रखना है, चाहे वो आपकी मुल्की हो किसी गैर मुल्की हो, आपने हकीकत को बयान करना है और उसकी दुरुस्तगी, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत, उसके फैक्ट्स एंड फिगर, ये तमाम चीज़ें हमारा जो कैमरा है वो करता है। फिर हम खुद भी बीइंग अ मुस्लिम चीज़ें गलत बयानी से काम नहीं लेते। फिर हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं वो भी उसकी दुरुस्तगी की तमाम चीज़ें, पाकिस्तान का मीडिया और अप्रिशिएटेबल, इस जो बगैर महसूस हुआ था उसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के सहाफ़ी बिरादरी की तारीफ़ की गई है कि इन्होंने बिल्कुल हक़ाइक़ पर अपनी रिपोर्टिंग की है और ज़राए अबलाग का हक अदा किया है। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए अप्रिशिएटेबल बात है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है। हम लोग अगर कोई ख़बर देते तो हम उसकी प्रॉपर तस्दीक करते हैं, चाहे डिले हो जाए चाहे देर हो जाए, लेकिन किसी रेस में नहीं लगते। और आम जिंदगी में भी लोगों को यही करना चाहिए कि अगर आपने किसी के बारे में सुना है और आपका किसी से झगड़ा हो भी गया है तो झगड़े उस वक्त जब आपके पास पक्की कोई मालूमात हो। एवं ही जब आप किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा के अपने आप को अपर हैंड करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वही हाल होता है जो इंडिया का हो रहा है, क्योंकि मीम्स ऐसे ही बनती हैं। हमने बड़े छक्के मारे लोग की सूरत में, हमने दिफाई नहीं छक्के मारे क्रिकेट के मैदान में, और अब भी हमने छक्का। बिल्कुल। अच्छा, उनका कोई भी कंपैरिजन अगर हमारे साथ में किया जाए ना तो पाकिस्तान के साथ उनका वैसे मुकाबला नहीं है। हाँ, इस बात में ज़रूर मुकाबला हो सकता है कि उनकी तादाद ज़्यादा है, उनकी जो है वो ज़्यादा आबादी है लोगों की। पाकिस्तान में जो है हमारी 23 करोड़ 24 करोड़ आबादी है, लेकिन हम 23 करोड़ 24 करोड़ जो है वो उन पे भारी हैं और वो 80 करोड़ भी हो जाएंगे, हम फिर भी भारी होंगे, फिर भी भारी हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब, कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो जदीद हो जाएगा और इस हवाले से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अब ऐलान भी कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि भाई तेहरान से इस्तांबुल अगर रूट बन गया ना तो ये तो गेम चेंजर होगा सर्कुलर रेलवे के लिए। इसके अलावा शालीमार ट्रेन के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, उसके बारे में बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स उन्होंने कहे। और उन्होंने कहा इसकी जो सफाई है वो जी कराची वेस्ट मैनेजमेंट जो है उनके हाथों में है, और अब शालीमार ट्रेन को जो है बिल्कुल नया कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर मनाजिर भी हनीफ अब्बासी साहब जो है ब्रीफिंग दे रहे हैं। कल ये यहाँ पर आए थे और ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट हुई है और इसका जो भी इफ्तिताह हुआ है इस हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया है। तो खुर्शीद भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? इट्स पॉजिटिव थिंग। तकरीबन 2 से 3 दिन से हम सर्कुलर रेलवे के हवाले से खबर बता रहे हैं आपको कि ये सारा कुछ होने जा रहा है। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो कराची तशरीफ लाए और खुशाइन बात है, लेकिन वो 6 महीने बाद कराची पहुँचे। ठीक है, इन 6 महीने के दौरान जो है वो कराची के अवाम, कराची के ताजर और कराची की जो दीगर जो कम्युनिटी है वो इस बात की कमी हमेशा से फील करती रही है कि वफाकी हुकूमत कराची पे वो तवज्जो नहीं दे रही जो देनी चाहिए। और 6 माह बाद जब वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे हैं तो उन्होंने कराची रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ चीज़ों का इफ्तिताह किया है, जो खुशाइन बात है, काबिल तहसीन बात है। लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे एक देरीना, आप ये कह रहे हैं, ख्वाब कराची के शहरियों का बन चुका है, जिसकी तामीर मुमकिन होती हुई नज़र नहीं आ रही। ख्वाब तो है, ठीक है, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो रवैया कराची के अवाम के साथ, कराची के बिजनेस कम्युनिटी के साथ, कराची के मसाइल के साथ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। कराची में जो स्टेक होल्डर जमात है, MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों बड़ी जमातें इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन एक तरमीम आवाम के लिए भी होनी चाहिए कि आवाम के बुनियादी जो मसाइल हैं उनको नहीं दे पा रहे। K4 मनसूबे पर जो है वो सियासी जमातें चीख कर जो है वो पुकार रही हैं, एहतजाज कर रही हैं।
कराची में जो एनर्जी का क्राइसिस है उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं। हाँ। फिर जो हमारा टैक्स का रिफॉर्म्स का मामला है उस पर ताजिर परेशान है। आम शहरी को जो है वो KMC के बिल के अंदर जो है वो चार्जेस लगाकर जो है वो मुख्तलिफ टैक्स की मद में वो दिए जा रहे हैं। हाँ। लेकिन कराची का शहरी उस तरह से उसको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा जिस तरह से उसको होना चाहिए। अब ये वो आदम तोजही है जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की है, चाहे वो NFC अवार्ड का मामला हो, चाहे कॉमन ऑफ इंटरनेशनल CCI का मामला हो। लेकिन हर 3 महीने बाद एक इजलास होता है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चारों वज़रा आला, आबी मामला ये सारे होते हैं, लेकिन वो भी इजलास CCI का नहीं हो पा रहा। फिर NFC अवार्ड का मामला है। ये सारे वो मामला हैं जो एक हमें कम्युनिकेशन गैप की वजह से नज़र आ रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ पर रुकें, एक रात गुजारें, यहाँ पर मसाइल सुने लोगों की और फौरी तौर पर देखिए वो अहकाम जारी कर सकते हैं। फौरी तौर पर अगर मसाइल सुने तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हल होंगी। और इसमें अगर हम कराची के ताजरों को भी ऐड कर ले तो उनके भी बड़े ऐसे मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं, जो कि नेगोशिएबल हैं, जो कि वो चाहते हैं कि कोई टेबल टॉक हो। अच्छा, एक और ख़बर जो है वो है पाक चाइना कोऑपरेशन के हवाले से। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जो है वो चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं वो भी रिसेंट मुलाकात हुई है और बड़ी ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल मुलाकात रही। उसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। आप कैसे देख रहे हैं चाइना और हमारे जो आपस में कोलैबोरेशन है, जो ताल्लुकात है मेराज भाई? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े देरीना और मजबूत बिरादराना ताल्लुकात हैं। और हमने ये भी देखा है कि चाइना भी कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं रहता है। हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तब भी वो हमारे साथ ही जो है खड़े रहते हैं। अच्छा, यही जो हमारी दोस्ती है पाकिस्तान की और चाइना की, अच्छा ये बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग पर सवार है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। और लोगों से मुराद मुल्कों की बात कर रहा हूँ, उसमें खास तौर पे तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, जी जी ठीक है ना, भारत है और दीगर और कंट्रीज भी हमसे बड़ा खौफज़दा रहते हैं, जिनको हमसे खौफ भी है। हाँ, कि भाई पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आंख से देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसका ब्रदर, उसका दोस्त तो साथ आएगा ही। अच्छा, अब दोस्त मजबूत है, हाँ। ठीक है ना। तो ये बहरहाल बहुत अच्छी मुलाकात है और इसमें बाहमी उमूर और बाहमी दिलचस्पी के जो उमूर थे उन पर अगर बातचीत की गई तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए चाइना वैसे भी अगर हम देखें तो सामान भी हमारे यहाँ कराची समेत पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में चाइना की जो ब्रांड्स हैं या चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें भी है। दूसरी बात, दिफाई मामला में भी हमारे बहुत फेवरेबल है वो। और फिर हमारा देरीना दोस्त है वो, हमारा साथी है वो। तो बात यह है कि हमारी अगर उनसे जब तक अच्छी निभती रहेगी ना तो हम बहुत सारे दुश्मनों से भी महफूज रहेंगे और ख़ुद भी मजबूत होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखें, गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात जो है वो एम्बेसडर ऑफ चाइना उन्होंने मुलाकात की वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी साहब से। और जो कशेरी जो में धमाका हुआ था उसके हवाले से बातचीत हुई इनकी। और उसमें जो जांबाग अफराद हुए उस पर भी उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया, कंडोलेंस किया। फिर जो पाक चाइना जो बिज़नेस रिलेशन है, पाक चाइना कॉरिडोर है, फिर गवादर की सूरत हाल है, उस पर भी पाकिस्तान की जो वज़ीर दाखिला हैं और चाइनीज़ एम्बेसडर के दरमियान गुफ्तगू हुई। देखिए पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो देरीना है और बड़ी मजबूत जदीद खतूत पर इस्तवार है, उसे आप कह सकते हैं। फिर पाकिस्तान के साथ जो तिजारती मामला है चाइना का वो इंतहाई मजबूत जिसे कह सकते हैं। अच्छा, इस तिजारती रिलेशनशिप के लिए चाइना के बेशुमार इंजीनियर्स, बेशुमार वर्कर्स ने जो वो कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं, वो भी दहशतगर्दी की नज़र हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल में भी पाकिस्तान के साथ चाइना ने अपना रिश्ता मजबूत रखा है। और ये वाज़ेह मैसेज है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत मजबूत है और ये दोस्ती हम दुआ करते हैं कि चलती रहे। और इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट है हमारे गवर्नमेंट का है। देखिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें वो नेगेटिव नहीं है, वो तनकीद बड़ा तनकीद नहीं कह रहे, हम तो इस्लाह की वजह से कह रहे हैं कि यार कम से कम ये पॉइंट्स आप रेज़ करें। और जो इस वक्त हमारी मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर जो हमारे इमेज है उसमें एक तो इसहाक डार साहब, मोहसिन रज़ा नकवी साहब मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको पेश कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है, बिल्कुल आगे लेके जा रहे हैं। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो है वो आगे ही आगे लेकर जाए, तरक्की और कामयाबी की मनाज़िल जो है वो तय करें। बहुत शुक्रिया महराज भाई, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हेडलाइंस ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर रेमेडी वाले सेगमेंट में आज आपके लिए बहुत कुछ है, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो खुशामदीद उस सेगमेंट में जिस सेगमेंट में होती हैं आपकी बातें, मेरी बातें, हम सब की बातें, ब्यूटी की बातें, कपड़ों की बातें, हेल्थ की बातें। तो जनाब आज कुछ कर लेते हैं नज़र की बातें। नज़र लगने वाली नज़र नहीं, नज़र ना दिखाई देने वाली नज़र, कम नज़र आने वाली बातें, यानी कि जिनकी आंखें अगर कमज़ोर हैं, ठीक है, और नज़र के लिए उनको बड़े बड़े चश्मे लगे हुए हैं। वैसे यूजुअली चश्मों के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि अगर आपको चश्मा लग भी गया है, अव्वल तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर लग भी गया है तो उसमें कोई बुराई नहीं होती, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को फेस किया करें। लेकिन अगर आप इस चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे चश्मा अपना हटा के फेंक देना है, तो उसके लिए आज मैं आपके साथ में ये ज़बरदस्ती रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है, आपने एलोवेरा जेल का पत्ता लेना है, उसमें से आपने एलोवेरा निकाल लेना है, फिर आपने उसमें शहद मिलाना है, नींबू मिलाना है, और ये सोल्यूशन जो है मिला के आपने रेडी कर लेना है। अब जब ये तीनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी, इसमें आपने अखरोट भी डालना है और फिर नींबू का रस, ठीक है, ये चीज़ें आपने रेडी कर ली। उसके बाद फिर इस महलूल को जो है वो आपने दिन में 3 बार खाने से पहले इस्तेमाल करना है, तो आपका जो नज़र का चश्मा है वो डेफिनेटली हट जाएगा और आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा जी, अब कुछ लोग जो है वो कान साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करते हैं। कॉटन बड लेते हैं, ऐसे लगे हुए होते हैं, कान के पर्दे फाड़ लेते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होता, वैक्स निकलता नहीं है, कानों से गंद निकलता नहीं है, उल्टा नुकसान और होता है। तो जनाब कान साफ़ करने के लिए आपने एयरबड्स या रुई का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि कान साफ़ करने के लिए एयरबड्स या रुई का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है, और ऐसा करने से कान में मौजूद जो एयरवैक्स है वो मज़ीद अंदर जा सकता है, अंदर की तरफ जा सकता है, जो कल बात मैं आपको बता रही थी। अच्छा जी, जिससे कान में दर्द, इन्फेक्शन या जो पर्दा है कान का वो फटने का ख़तरा बढ़ जाता है। तहकीक के मुताबिक 70% से ज़्यादा कान की तकलीफ़ एयरबड्स या रुई इस्तेमाल करने की वजह से होती हैं। माहिरीन का कहना है कि कान में कुदरती वैक्स धूल, मिट्टी और बैक्टीरियाज को खुद ब खुद बाहर निकाल देता है, और किसी को सुनने में दुश्वारी या दर्द महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से जो है वो रुजू कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गई रिसर्च। तो आपने कान में बहुत ज़्यादा एयरबड्स का इस्तेमाल नहीं करना, देखभाल के करना है। अगर वैक्स आई गया है तो डॉक्टर को दिखाना है, और बहुत सारे लोग ना कान में तेल भी डाल रहे होते हैं, तो प्लीज़ आपने ये भी नहीं करना है। वेलकम बैक। तो जनाब अभी क्योंकि एक शादी सीज़न चल रहा है, और शादी सीज़न सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग एंजॉय करें, पूरी दुनिया में जो है ये वो टाइम होता है, दिसंबर, जनवरी, फ़ैब, जब फेस्टिविटी होती है, हैप्पीनेस होती है, लोग शादियां कर रहे होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और फिर बहुत सारे लोग जो है सरहद पार भी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक ऐसे फादर का हम आपको आज डांस दिखाते हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी पर डांस किया और वो जनाब वायरल हो गया। हैव अ लुक। चलिए जी, ये डांस हमने आपको दिखाया, इनका डांस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अब क्योंकि विंटर सीज़न की बात हो रही है, फेस्टिविटी की बात हो रही है, तो इस सीज़न में जो है ना स्किन केयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर रोज़ाना सुबह शाम इस बारे में बात की जाए ना कि कम है कि आप अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्किन को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपना वाटर इनटेक लोग क्यों नहीं बढ़ाते, मेरी तरह लोग कम पानी क्यों पीते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, इसके लिए कहाँ से मोटिवेशन आनी चाहिए, और ख़ास करके आपकी जो स्किन है उस पर कैसे ग्लो आएगा, उसकी बेबी लुक कैसे आएगी, इस पर बात करने के लिए शाह भाई और सुकैना मैम हमारे साथ हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये बताएं कि स्किन केयर कैसे की जाए, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, और क्या चीज़ ऐसी लोग लगाएं अपनी स्किन पे कि ड्राइनेस और जो अनफ्रेश लुक होती है, यानी लिथार्जिकपन जो होता है, वो ख़त्म हो जाए। वाटर इज़ लाइफ। मेरी बुक्स पर मैंने सारी बीमारियों पे पानी पिलाना अलग अलग सिखाया, लेकिन रूटीन वाटर यू हैव टू टेक 8 to 10 ग्लास ऑफ दिस साइज, ठीक है। दिस इज़ लाइक 150 ml, सही। आपने सांस लेनी है बड़ी सी, ठीक है, पूरी बड़ी सांस लेनी है जी जी। और उसके बाद सांस को रोकना है, हाँ। ठीक है, और उस जो रोकने की पोजीशन है उधर आपने पानी पीना है। अच्छा। और पानी पीने के बाद आपको उसको अपनी बॉडी को लूज छोड़ देना, एक बर्फ सा छोटा सा आएगा, मतलब है पानी किडनी तक गया। अगर पानी किडनी तक गया तो ड्राइनेस, ऑल द स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम एंड योर लेथार्जिक, इट विल गोइंग टू वैनिश, ठीक है। आई एम शोइंग यू। हाँ, फोकस कर लेना ज़रा सा, सही, ठीक है। पीना ज़रूरी पानी, और पानी को मोटिवेशन भी बता देती हूँ कैसे होता है, ठीक है। चले, वन टाइम द होल ग्लास।
हाँ, जस्ट 150 ml है और 500 ml पे 3 पोर्शन में जाता है। मैं थोड़ी देर पहले रूम में पी कर आई हूँ पूरा इतना ही बड़ा ग्लास और सेम ग्लास। तो ये ग्लास में तकरीबन इधर 4 घंटे में 2 दफा भी आप इधर है आपके, ठीक है। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, अच्छा बुरा, खूबसूरत बदसूरत, किसी का नफरत, किसी का प्यार, तो वो सब इट्स इन योर ब्रेन, नॉट इन योर हार्ट। हार्ट इज जस्ट फंक्शनल, क्या वो आपको चलाता है और आपका पंपिंग करता है, लेकिन आपका दिमाग आपको अच्छाई बुराई ले जाता है। पानी एक बहुत अच्छी वो है, जिंदगी है। वाटर इज लाइफ। मेरी बुक्स में मैंने आपको बताया ना, पीडीएफ पे मेरी बुक्स है, पढ़े एक गरीब किताब जिसमें पानी, किस बीमारी को कितना पानी चाहिए, अगर वो ही पी लेते ना आप, तो आपको कोई मेडिसिन की भी जरूरत नहीं रहती। अभी होंठ फट रहे हैं तो बिकॉज लेक ऑफ वाटर, बाल ड्राई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वाटर, स्किन क्रैप्स पड़ रही है, ड्राइनेस है, खुश्की आ रही है, तो पेट में इतनी खुश्की है कि ऑटोमेटिक। एक पानी सिखा देती हूँ, अभी इस सीजन में तो सब पिए, बहुत ज़बरदस्त पानी हम भी पी रहे हैं आजकल। आप भी पिए, आपसे तो खैर हम सीखते हैं। यू आर जीनियस माशाल्लाह। मैं भी कोशिश करूंगी वो वाला पानी पीने हाँ, का। जो अभी मैं बता रही हूँ। आपने स्टील की देगची ली, कोई सिल्वर की ना लीजिएगा। अच्छा ठीक है भाई, ये पानी पीने का तरीका बता रही है जिससे आपकी स्किन जो है वो फ्रेश होगी, आपकी स्किन पर ग्लो आएगा और आपकी जो ड्राई स्किन है, ड्राई होठ है, वो नहीं रहेंगे। जी, बेबी स्किन हो जाएगी, बेबी लुक, ठीक बेबी है। लुक, यस। तो आपने क्या किया, और वो इम्यून सिस्टम को सेट करता है, ऑल ओवर है वैसे पानी। आपने 4 ग्लास पानी के डाले, ठीक है। अगर ये साइज पीती है तो 4-5 डाल दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत छोटा ग्लास है, स्टील का ग्लास। हाँ, ये डाल दो। ये नहीं, आपने देगची में डालना है पानी। पहले पानी देगची में डालना। कल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है गले का। तो अब इसमें क्या है कि आपने 4-5 ग्लास पानी के डाले, एक अंदाजा कर ले 5 ग्लास वाटर। इसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच आपकी अजवाइन, जी, 1 चम्मच आपकी इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ठीक है। और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, ग्रीन पुदीना, ठीक है, फ्यू लीव्स ऑफ पुदीना। हम इसको धीमी आंच पे स्टील का ढक्कन डाल के इसको छोड़ देते हैं। जब ये आधा हो जाता है ना, तो फिर हम लोग उसको दिन में 3 हिस्से करके और पूरा घर को पिलाएं, और आप खुद भी पिए। आप सिर्फ 1 वीक पी के देखें, फिर मुझे बात कीजिएगा। ऑल द ड्राइनेस विल बी ऑफ। ठीक है, चलिए जी, इस हवाले से आपके जो भी स्किन इश्यूज़ हैं ना, उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर शाह भाई मौजूद हैं, मैम सुकैना मौजूद, के जो क्वेश्चंस हैं उनके तमाम तर जो आंसर्स हैं बहुत खूबी से आपको देते हैं और आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। शाह भाई, ड्राई स्किन का इलाज क्या, कैसे किया जाए, क्या किया जाए ड्राई स्किन के लिए? क्योंकि देखिए यूजुअली ये होता है कि जैसे मैं हूँ, मेरी वाटर इनटेक कम है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के, मैं कोशिश भी करती हूँ लेकिन मुझसे नहीं पिया जाता पानी ना, मतलब थ्रू आउट, क्योंकि इतना काम होता है, आप कुछ भी कर रहे होते हैं, आप पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या सो रहे हैं या व्हाटएवर। कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो कैरी नहीं कर पाते पानी, हालांकि सबको करना चाहिए। ये अभी मेरे पास भी पानी की बॉटल है, मगर यूजुअली यही होता है कि आदत नहीं होती या मोटिवेशन नहीं होती या यकीन नहीं होता कि भाई नहीं, पानी पीने से बहुत सारे मसले बेहतर हो जाएंगे। मेरे जैसे लोगों को या बाकी बहुत मसरूफ़ रहने वाले लोगों को जो है, वो ऐसी क्या रेमेडी करनी चाहिए जो अगर वो पानी की इनटेक कम भी है तो वो अगर कुछ अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उससे कम से कम थोड़ी सी ड्राइनेस कम हो जाए? देखें, 1 ही गिलास से भी हो सकता है। अच्छा, आप 1 गिलास दूध लें, उसमें अच्छा। 2 कतरे मीठे बादाम का तेल डाल लें। अच्छा, 2 कतरे, सिर्फ 2 ड्रॉप 1 गिलास दूध में डाल के वो पी लें, आप पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म कर। अच्छा, 1 गिलास दूध लेकर मीठे बादाम का तेल 2 कतरे डाल लें उसमें, अच्छा, और वो पी लिया करें। आप देखें आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होगी। अच्छा, लगाने के लिए रोजाना जो है, पीना रोजाना भी पी सकते हैं, वेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, वेट नहीं बढ़ेगा। हाँ हाँ, एक गिलास दूध से वेट नहीं बढ़ता। अच्छा, फिर आपके पास वेट रिडक्शन भी तो अच्छा है, हम वो ले लेंगे आप। हाँ, ये। लेकिन इसके अलावा आपने लगाने के लिए जो अप्लाई करना है, और अगर हफ्ते में कोई 1 दफ़ा पीना चाहे तो हफ्ते में 1 दफ़ा पी सकता है। सही, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि रेमेडी अगर रोज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, या ये रोज़ खाना है तो ही ठीक है, ये भी होता है ना इसमें। अगर कोई भी रेमेडी हो या कोई भी टोटका हो, उसे कम से कम 1 हफ्ता तो करें। 1 हफ्ता करें, सही है। तो 1 हफ्ता फिर आप दूध में बादाम का तेल 2 ड्रॉप्स डाल के पी लें, तो वो आपकी जो ड्राइनेस है वो इंटरनली जो है ना, और लगाने के लिए जो है आपने लेना है मोम देसी, शहद के छत्ते का मोम होता है, पंसारी से मिल जाता है। आपने वो लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है। आप पेट्रोलियम जेली को उसको जो मोम है
इसे गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाएगा। ठीक। जैसे ही पतला हो जाए आप इसे फौरी तौर पे पेट्रोलियम जेली में मिला लें। ठीक है। और इसमें दो चम्मच कैस्टर ऑयल भी मिला लें। सही। आपका एक बेहतरीन कोल्ड क्रीम तैयार हो जाएगा। ठीक। और ये आपने चेहरे पे, हाथ पाँव पे, सब पे लगाएं आप। ठीक। इवन यहाँ तक कि एड़ियों के कट्स लग जाते हैं, फट जाते हैं, उन पे लगाएं रोजाना रात हाँ, को। हाँ। 10-12 दिन में ऐसे हो जाएंगे जैसे एड़ियाँ फटी ही नहीं थी। सही सही, बहुत बिल्कुल। बेहतरीन है ये। देखिए अगेन इन एंड आउट इंसान को जाना ज़रूरी हाँ, होता है। हाँ। अगर मैं हर वक्त ही मैंने जो पाकिस्तान में देखा है और मैं डील भी बहुत पेशेंट करती जी, हूँ, जी। तो मैंने एक चीज़ नोट की, एवरीबडी वांट अपर थिंग, मुझे ऊपर लगाने के लिए दे दें। ऊपर आप हाँ कब ना, लगाते मतलब हैं कि वो बिल्कुल। नौबत क्यों आई कि आपको ये आज ये लगाना पड़ हाँ, रहा है। खाली जो है ना ऑइंटमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं, अप्लाई आपके करने के लिए अंदर देते जो भी है हाँ। आपके अंदर है। अब इन्होंने कहा कि दूध जो है, मैं तो कहती हूँ कि जब आप दूध वैसे भी नेचुरल होता है और कैल्शियम से, आप पतला दूध बना के क्या करें, आप नॉर्मल सा पिए, थोड़ा वर्कआउट कर लें। दूध तो वैसे भी आपके बोन्स के लिए काम करता है, हाँ, आपके bone मसल को density के टोन लिए बेहतर करता है, होता है, आपकी हाँ। स्किन को फ्रेश करता है। तो मल्टी विटामिन है वो। तो दूध तो मैं समझती हूँ रात को हल्दी डाल के भी दूध पी लें, हल्दी डाल के थोड़ी भी सी, दूध तो पी लें, वो हाँ। आपके सारे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपके एक्नी निकल रही है, आपको एक्जिमा है, एनीथिंग ऑफ स्किन प्रॉब्लम। problem, और हाँ। अगर आपकी अभी से इतनी ड्राई है, इतनी यंग एज हाँ। में, तो इसकी वजह है कि आपको आगे जाके सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता एक्जिमा हो है। सकता सो गो फॉर अ वाटर। अब ये सोचो कि मेरा फ्यूचर एक्जिमा में तो ना हो। मोटिवेशन, आई एम गिविंग यू हाँ, मोटिवेशन, motivation, exactly, एंड यू नो हाँ। द वाटर इज लाइफ। इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग, यू आर जस्ट द रबिश पर्सन, इन एंड आउट बोथ। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि पता है क्या कि ये मोटिवेशन भी बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई किसी का बॉडी मास ज़्यादा है, यानी कोई किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी में मोटापा ज़्यादा है, तो आप जब तक उसको ऐसे कहते रहते हैं तो उसको शायद उसको एहसास नहीं होता। लेकिन आप जब उसको पर्पस ऑफ लाइफ देते हैं ना, लाइक अगर कोई इंसान जिसका वज़न ज़्यादा है, आप उसको बताएं कि भाई अगर आप अपना वज़न कम कर देंगे, नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि आप इसमें बुरे लग रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये आपकी अपनी आसानी के लिए है। बिल्कुल। ये इसलिए कि आप जो है वो किसी भी जगह पर कहीं जा सकते हैं, मैच देख सकते हैं, आसानी से लोगों के हुजूम में खड़े हो सकते हैं, आसानी के साथ आप खुद कोई खूबसूरत और लग सकते गेम खेल सकते हैं, खूबसूरत लग सकते हैं। नहीं, असल में सुकैना मैम इशू ये है कि अगर आप वैसे किसी के ऊपर कोई कमेंट करें या किसी के बॉडी मास के ऊपर बात करें या वजन के ऊपर बात वो करें, बुरा तो लगाता है। हाँ, तो लोग क्या करते now हैं। what I say, well last year मुझे डॉक्टरों ने बताया या तो आप हॉस्पिटल में एडमिट के सारे रिपोर्ट खराब हाँ। है, और मैं बिल्कुल हड़हराम हो चुकी थी। मेरे जैसा सुस्त दुनिया में बंदा हो ही नहीं सकता था। अच्छा। हाँ, वॉशरूम में भी मैं अपनी बहू को बोलती थी मेरी जगह जाकर आओ तो मेरा ये काम भी हो जाए। लाइक इट्स लाइक a joke. I keep, but I was that lethargic, and it was like a गोलगप्पा खड़ा हुआ एकदम मज़ेदार बुलडोज़र के साथ। अच्छा। तो वो देन आई स्टार्ट, डॉक्टर ने बोला यहाँ तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ या जिम में एडमिट हो जाओ। मैंने कहा नहीं, आई प्रेफर जिम। और वो उस दिन से लेके आज तक 3 days इन अ वीक आई मस्ट गो टू जिम, एंड आई गो फॉर अ डांस क्लासेस फॉर लाइक मुझे बचपन से शौक है, मैं पूरी क्लासिकल डांस सीख चुकी थी अच्छा, यंग एज चलिए जी, एक कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम। मैंने मैडम से 2 सवालात करने हैं जी। एक तो मेरा ये सवाल है कि ये जो एप्पल जूस और पोमोग्रेनेट जूस कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है खून बनाने के लिए, और दूसरा अगर बदहज़मी हो और हाजमे के लिए कोई ऐसा टिप या टोटका बता दीजिए। अभी बता दें। चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल। अभी थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं। तो जनाब, शो में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, मैं भी पानी पी लेती हूँ, ये सब भी पानी पी लेंगे। आज हमने जो है मोटिवेशन देनी है आप लोगों को कि पानी पिएं, स्किन अच्छी करें। तो फिर उसके बाद वापस आके अक्सा के जो क्वेश्चन है उनका आंसर जो है हमारे शाह भाई और मैम सुकैना देंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, सबसे पहले जो है वो बर्थडे विश करते हैं। ये हैं शहजाद अली और इनकी आज है बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू।
चले जी, बड़े क्यूट से ये बच्चे शहजाद अली और इनकी बर्थडे है आज और अच्छा अपना दिन सेलिब्रेट करें। हम बात करें भाई स्किन केयर के हवाले से। अच्छा, कॉलर जो थी उन्होंने आपसे क्वेश्चंस किए थे, उनके क्वेश्चन की मैं आंसर देखिए, कैनबेरी ऑयल्स होते हैं या साइडर्स होते हैं या एप्पल साइडर्स होते हैं, ग्रेप साइडर्स होते हैं। इफ़ यू कैन पंच इट्स विल बी वर्क 100%, लाइक पंच बना लें सबका। अच्छा, जैसे ना इतना वो सारा सुरका कैसे हो गया, तो वो बॉटल एक लीटर की बनाए, उसमें एक सब की एक चीज़ डाल दें। ठीक है। ग्रेप्स भी डाल दिया, एप्पल भी डाल दिया, कैनबेरी भी डाल दिया, जो भी अवेलेबिलिटी है सबकी एक छोटी चम्मच टीस्पून डाल दें। फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा वार्म वाटर रखें, डोंट पुट द हॉट वाटर, एंड इट्स वर्क्स वंडर इफ यू ट्राई। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा शहद डाल देते हैं, क्योंकि साइडर्स तो अपनी जगह मौजूद है। साइडर्स चर्बी को काटते हैं। सही। कोई भी खटाई चीज़ होती है ना, जैसे आप ग्रेप फ्रूट अभी बहुत सस्ते और बहुत अच्छे हैं, तो और ठेले वाले के पास रात को देर से जाए, पूरा ठेला उठा के आ जाए, हाथ पीते रहो। अभी यकीन करिए वो काटता है चर्बी, और इस वक्त इतने स्वीट और इतने मीठे आ रहे कि मज़ा आ जाता है उसको पीने का। तो बस कोई भी चीज़ ठंडी ना ले। जब आप ठंडी लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवर की हीट पर चली जाती है। सही। तो हीट शुड बी इन बैलेंस, यानी आपके लिवर की हीट ना बहुत ठंडी हो ना बहुत गर्म हो। तो ये लिवर की हीट जब आपकी बैलेंस होगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हो जाएगा, और जिस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया तो मम्मी पापा आपके हैं तो दुनिया दूसरी तरफ चली गई। सही, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से अब हम बात करें ना स्किन केयर के हवाले से कि और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था, वो क्या था? हाजमे का। हाँ, हाजमे का शाह साहब आप बता दें। लेकिन जिन लोगों का भी हाजमा बेहतर नहीं होता, गैसेस बहुत बनती है, खारा हो जाता है, बाज़ का मैदा जलता है, तेज़ाबियत बहुत होती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, कोई भी चीज़ खाते हैं देर से हजम होती है, तो इन सबको ठीक करने के लिए और गैसेस को ख़त्म करने के लिए आपने लेना सूखे लीमू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम और अनारदाना 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ 10 मिनट में रिजल्ट मिलेगा। कुछ दिन यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। सही, जब यही चीज़ जो उन्होंने बताई है ना, इट्स अ परफेक्ट थिंग व्हाट इज सेइंग। अगर यही चीज़ आप वार्म वाटर में लेते हैं ना, बिफोर मील ले लें, बिफोर मील ले तो आपका जो आपके अंदर जो खाना गया वो मेटाबॉलिज्म को हील कर देता है। अभी एक ब्लेंडर है, मैं इसको छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इसका, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं मैं आगे कैसे खाऊंगी इसको। तो आपने ब्लेंडर में एक जग फुल भर दिया, चाहे जो भी आप ब्लेंड कर रही हैं, तो और सूखा है, उसमें पानी नहीं, क्या वो ब्लेंड होगा? तो इंसान आजकल यही खाए जाए और पिए कुछ ना, पीता है तो वो ड्रिंक्स पीते हैं जो कि नुकसानदेह होती है। तो अगर ये चीज़ खाने से पहले आपने ले ली और उसके बाद जाके खाना गया, तो ब्लेंडर ऑलरेडी वेट है, पानी से भरा हुआ है, तो जो भी जाएगा तो थोड़ा जाएगा, और पानी में जब डूबेगा तो वो डिजॉल्व भी हो जाएगा। और खाने के बाद फौरन कभी बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, आई प्रेफर थोड़ा वॉक करें। हाँ, अच्छा शाह भाई, अच्छा शाह भाई, क्या होता है कि लोगों के ना चेहरे पे झाइयाँ होती हैं। अच्छा, अब कुछ झाइयाँ ऐसी होती हैं कि कुछ खवातीन होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको इस तरह से प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शुरू से ही, यानी कि वो टीन एज से ही ना उनको टू टोन होना शुरू हो जाता है और वो झाइयाँ उनकी रहती हैं। अब हो सकता है कि वो कोई उन्होंने गैर मेयारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की हो सकता है कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है उनका कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होता है वो वहाँ पे होती हैं और वो कहीं ना कहीं एक आधा पैच होता है। तो ये जो झाइयों वाला पैच है, या फिर ये जो कहना चाहिए कोई इस तरह के निशानात होते हैं, ये कैसे खत्म हो सकते हैं स्किन से? देखिए, काफ़ी बच्चियों के साथ भी होता है, इसकी एज की केयर नहीं है। हाँ, ये 15-16 साल से लेके 70 साल वाले टू टोन स्किन, मैंने बल्कि टीन एज में मुझे ज्यादा जो है ना, मैंने देखी है कि टू टोन स्किन होती है। आई डोंट नो, शायद धूप का उनका एक्सपोजर ज्यादा है या क्या है। बास का ऐसे बटरफ्लाई की तरह होता है। हाँ, माथे पे भी होता है। हाँ, बास के ओपन पोर्स होते हैं, बास लोगों की ये जगह से होती है अलग से, हाँ, लिप्स ब्लैक होती है। तो ये है कि अपने चेहरे को साफ करने के लिए, कलर को भी फेयर करने के लिए आपने लेना है, अंडे आप खाते हैं ना, अंडों के छिलके आप फेंक देते हैं, वो फेंकिए नहीं, वो बड़े काम के होते हैं। अच्छा। अंडों के छिलकों का पाउडर बना लें 20 ग्राम, वजन कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक हो, कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। 20 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर, 20 ग्राम सफ़ेदा काशगरी और 20 ग्राम अनार के फूल, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें। अच्छा। आप एक जार में रख लें और जितना लगाना हो उतना आपने
दूध में या अरके गुलाब में पेस्ट बनाएं, हाँ। पूरे फेस पे लगाएं, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगाएं। ये जो नकल्स ब्लैक हो जाती हैं ये भी साफ हो जाएंगी। अच्छा। हाँ, ये लगा के आप 15-20 मिनट छोड़ दें। सही। फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। हाँ। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है आपने, चेहरा हाथ पाँव धो लें आप। एक टाइम रोज़ाना करें, देखना पहली एप्लीकेशन में कितना फ़र्क होता है आपको। आपने कुछ दिन यूज़ करना है, जब मुकम्मल साफ़ हो जाए आप इससे रोक दीजिए। सही, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है झाइयाँ। और चलिए एक जी, चीज़ और बताऊंगा हाँ। कि 1 गाजर और 1 सेब रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाएं आप। अच्छा, उससे झाइयाँ दूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल झाइयों confirm की दूर। मेजर गाजर और 1 सेब रोजाना। हाँ, एक तो महीना खा नाश्ता के। नाश्ते से नाश्ता पहले सीखा कर उसी लें। से नाश्ता कर। चलिए जी, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। सबक कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बस अल्लाह का शुक्र है। देखें, यही बात कर रहा हूँ, जहाँ हकीम साहब होते हैं इनको पता है कि मैं जरूर कॉल करता हूँ, जो भी चैनल में बैठे हों। और दूसरी बात है कि सब C21 जो है ना, यकीन करें कराची को रिप्रेजेंटेशन इतनी अच्छी कोई भी नहीं करता। जी। और मेरी आपसे एक दरखास्त है कि प्लीज किसी दिन ना पीर साहब हमारे DIG ट्रैफिक को बुलाएं। मेरे जहन में 2-3 सवाल है जो मुझे क्वेश्चन करने हैं उनसे। अभी 3 से 4 महीने पहले वो आए थे हमारे शो पे, तो वो ये खबर मैं- ब्रेक करके गए थे कि ई चलान और ये सारा कुछ निफाज होने नहीं, जा रहा है और ये देखिए, सारा मुझे कुछ। 2-3 अगेन वी विल इनवाइट हिम इंशाल्लाह। प्लीज उनको बुलाइएगा, क्योंकि बहुत जी, मैं सजेशन देना चाहता हूँ 2-3 के, तो मेरे जहन में कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, जी, लेकिन जी, जो जी। मैं उनको देना चाहता हूँ तो जरा बुलाइएगा तो मेरी बात भी करवा चलिए, दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा, पूछे ठीक जल्दी है। से। जी, अच्छा, जी। क्वेश्चन मेरा जल्दी से ये कि देखें, मेरी स्किन है बड़ी हार्ड। हाँ। मेरी मतलब मेरी बीवी कहती है आपकी क्रोकोडाइल स्किन है, तो उस पे क्रीम मेरी में असर नहीं करती, मच्छर भी नहीं असर करता उस पे। हाँ। लेकिन वो मुझे हार्डनेस हो जाती है ना सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम, तो मुझे कोई ऐसी सोल्यूशन बता दें जिसके अंदर वो मेरी स्किन जरा सॉफ्ट बेबी स्किन हो जाए ना आपकी, ऐसी सोल्यूशन बता देंगे आपको। जी, जी, चले जी, बताते हैं thank you so much, बिल्कुल। thank you। शाह भाई, याया जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, इनको भाई बेबी स्किन करनी है। इनकी स्किन जो है वो हार्ड है, वो कहते हैं ऐसे ही जैसे क्रोकोडाइल स्किन है, मतलब मच्छर भी काट ले तो कुछ नहीं होता, लेकिन सॉफ्ट करनी है उन्हें स्किन। देखिए, इसका भी आसान बहुत तरीका हाँ। आसान है इसका। कैमोमाइल ले लें, गुल बाबूना, गुल बाबूना 20 ग्राम और आकाश बेल 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने एज यूजुअल जैसे अरके गुलाब में या दूध में हाँ। इसका पेस्ट बनाएं, इस फेस पे अप्लाई करें, 10-15 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करके इसको रब करें। हाँ। 1 मिनट रब करें। सही। आप देखिएगा स्किन भी बेबी हो जाएगी और इससे कलर भी बेहतर हो जाएगा। कलर अब भी इनको दिमाग बेबी करने की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त वो जिस तरह कह रहे कि मच्छर को भी, तो प्लीज़ उनके लिए तो बहुत ही बुरा है कि मच्छर काटे और उन्हें पता ना चले। बेसिकली व्हाट ही शुड डू, गो इनसाइड योर बॉडी। अच्छा। सर, ही इज़ नॉट टेकिंग प्रॉपर वाटर। पानी वो अच्छे से नहीं ले रहे। हाँ। पानी मैं आपको बता देती हूँ, हर चीज़ का हल है। अभी एक वाटर आपने यहाँ बनाना है, दूसरा और जिसको हम, अच्छा, पिगमेंटेशन का भी यही इलाज है, क्योंकि पिगमेंटेशन जब प्रेगनेंसी के बाद जो होती है वो खून की कमी पड़ी होती है, वो गारंटी है। IG लेवल, एलर्जी रेशियो आपकी बॉडी का आपको बिल्कुल 100% सही करना है। तो इसके लिए एलोवेरा का जो है ना, अभी आपको कड़वा नहीं लगेगा। 3 डेज़ आपका मुंह के डक्स जो है ना वो शोर मचाएंगे, कड़वा है, लेकिन कुछ दिनों बाद आदत हो जाती है, फिर पता ही नहीं चलता कि आप कड़वा जी, खा जी, रहे जी, हैं। आपने क्या करना है, 5 क्यूब आपने एलोवेरा के लेना है और तुक मलंगे वाला पानी बना लेना है, या फिर दूध में भी पी सकते हैं। दूध में ज़्यादा काम करता है। शरबत वरबत डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका वेट पर चला जाएगा। आपने पानी में तुक मलंगे डाला, थोड़ा सा फुल क्रीम में दूध यानी दूध डाला और उसको आपने एक साइड पे रखा। आपने 5 क्यूब उसके एलोवेरा के टपाए यानी खा लिए और ऊपर से वो पानी पी लें। आपकी गारंटी, लैक्टोज जिस दिन आपके बनेगा, लिवर, डाइजेशन, किडनी सब आपके अंडर में आ जाएगा। हाँ। और ये जो हार्ड स्किन है इज इंडिकेटिंग हिज लिवर। चलें जी, ये जो हार्ड स्किन है ये इंडिकेट करिए आपके लिवर के लिए। अच्छा, बहुत सारे पानी पीने की बात हो रही है, क्योंकि मेरी वाटर इनटेक कम है, बहुत सारे लोगों की वाटर इनटेक कम होती है। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसले होते हैं। कुछ लोग जान के नहीं पी रहे, सुस्ती आ रही है, चलो इसी क्या भी पी लेंगे। कुछ लोग इसलिए नहीं पीते कि उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, और कुछ लोग इसलिए भी नहीं पीते कि कहीं हमारा जो एक नेफ्रोटिक सिस्टम है, जो किडनी है, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो किडनी पर भी होता है। तो सुकैना मैम से ही पूछ रहे थे, शाह भाई से पूछ रहे थे, शाह भाई 8 से 12 गिलास इज़ फाइन कि आप पूरा दिन में पानी पिए, मगर कुछ लोगों की इम्यूनिटी ऐसी होती है, कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि वो 5 गिलास भी अगर पिए ना उनके लिए इनफ होता है और वो बार बार वॉशरूम जाते हैं। वोट देखें इन्फेक्शन है। देखो, इसमें यह है कि मसाना कमज़ोर हो जाता है, ठीक, इन्फेक्शन भी आ जाता है। ऐसे बहुत सारे, बाज़ लोग कहते हैं हम 1 गिलास पानी पीते हैं तो तकरीबन
5 बार तो हम वॉशरूम चले जाते हैं यूरिन पास करने, तो ये कमज़ोरी की एक अलामत होती है। जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो वो काले तिल और मगज़ अखरोट, ठीक, काले तिल 50 ग्राम और मगज़ अखरोट 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के कुचल लें, पाउडर ना बनाएं, कुचल लें, सही, फिर इन्हें मिक्स कर लें और इसकी आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम लें। ये जो बार बार यूरिन आता है ये उसको भी कंट्रोल करती है, और जो बच्चे बिस्तर पे बेड वेटिंग करते हैं ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, सही जी। व्हाट आई से कि अगर आपने 12 ग्लास पानी पिया तो 9 टाइम आपको फुल फ्लैश यूरिन आनी चाहिए, स्पीड वाली। एक तो जा के छोटी छोटी सी यूरिन आती है, इट्स इंडिकेटिंग आपको इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन आपको खुल के पेशाब आ रहा है तो मतलब है बॉडी इनबैलेंस है वाटर में। तो उधर जो पेट की जो एक्सरसाइजेस होती है उनको करना ज़रूरी है। और अपने ब्लैडर के अंदर जैसे आप यूरिन में बैठ गए, जैसे मैं कमोड पे बैठी हुई हूँ या देसी बाथरूम में, और कोई बुराई नहीं है, ऐसे ज़रा से ये कर लेंगे ना इस तरीके से, तो जब आप कमोड पे बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली वो पुश ओवर आपकी यूरिन के ट्रैक्स पे लगेगा, आपके ब्लैडर को लगेगा और आपकी जो है ना पेशाब खुल के आएगी, फिर बार बार आपको नहीं जाना पड़ेगा। मोस्टली इफ द एक्सेस ऑफ यूरिन इज इंडिकेटिंग इन्फेक्शन इन योर बॉडी। जो उन्होंने एक टोटका दिया, दूसरा टोटका भी इतना अच्छा है, बिल्कुल नीम के पत्ते होते हैं, वो आपके अंदर इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं। 5 पत्ते रोज खा लें, जो कि मैं तो बहुत सिंपल वाला बताती हूँ क्योंकि इतना हार्ड वाला तो मुझे याद भी नहीं होता, ना मुझे पता है उन चीज़ों का। तो आपने 5 पत्ते रोज़ तुलसी के भी खा लें, कभी आप नीम के भी खा लें, तो ये 2 चीज़ों के पत्ते खा लें तो आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। चलिए जी, सब एक चीज़ और भी होती है कि बाज़ लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करती है, जो गदूद होती है यूरिन में। तो इसमें यह है कि यूरिन आता है लेकिन कंट्रोल नहीं होता, भागना पड़ता है, और यूरिन जो है वो थोड़ा रुक रुक के भी आ रहा होता है। उसको ठीक करने के लिए और प्रोस्टेट ग्लैंड्स को नॉर्मल करने के लिए आपने लेना है गोखरू बूटी। गोखरू बूटी 1 चम्मच और बहुफली बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार मुँह छान के पी लें। ये फ़र्क तो आपको 5 दिन में हो जाएगा, काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन इसे कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें। और इसके प्रोस्टेट का साइज़ भी, ये जो जड़ी बूटी बता रही है मैंने भी कहीं पढ़ी थी, तो इससे प्रोस्टेट का साइज़ भी नॉर्मल हो जाएगा आपका। अच्छा, चलें जी, ठीक है। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि मज़ीद कैसे आप अपनी स्किन को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और स्किन की स्मूथनेस होना ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपका मेकअप जो आप अप्लाई करते हैं वो ठीक से अप्लाई नहीं होता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से, और आपकी जो कॉल्स हैं उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं सवाल उसका भी जवाब दे रहे हैं। अब क्योंकि हमने टू टोन स्किन की बात की, हमने बहुत ज़्यादा पानी पीने से जो नुकसान है उसकी भी बात की, और पानी ना पीने से जो नुकसान है उसके हवाले से भी हमने बात की। तो वाटर इनटेक बेहतर करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शाह भाई कि एड़ियाँ फटती हैं, होंठ फट रहे होते हैं बहुत लोगों के, जबकि उनकी वाटर इनटेक बेहतर होती है। आप देखें कि जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की एड़ियाँ भी फट रही होती हैं, उनके होंठ भी फट रहे होते हैं, और ये नेल्स के सराउंडिंग में भी ना ड्राइनेस होती है, और ये यहाँ पर जो ये फिंगर्स है इसके बीच में भी यहाँ पर लोगों को ड्राइनेस होती है। ऑल दो वो बहुत ठीक ठाक वाटर इनटेक उनकी होती है, पानी अच्छा पीने वाले लोग होते हैं। ये क्यों होता है? और इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ड्राइनेस हाथ पाँव की, एड़ियों की, होठों की ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज भी होती हैं, हाँ, जिसकी वजह से ये होंठ फट रहे होते हैं, हाँ। ये तमाम तकलीफ होती हैं। तो प्लीज़ अपने स्किन के डॉक्टर को ज़रूर एक बार अपना चेकअप भी करवा लें, ताकि आपका मर्ज आपके सामने आ जाए, ताकि वो ठीक करने की आपको बता दें। हाँ। आम तौर पे जिन लोगों को होती है, होंठ फट रहे होते हैं, सर्दी की वजह से भी होते हैं, ड्राइनेस फील होती है, तो सरसों का तेल अपने बेली बटन पे लगाएं आप। अच्छा, ये बहुत अच्छा हल है इसका। और दूसरा, जो मैंने स्टार्ट में एक रेसिपी बताई थी, कि रेमेडी बताई थी कि आपने मोम देसी ऐसे गरम करेंगे। अच्छा, ये मोम देसी, ये नॉर्मल इजी अवेलेबल है? हाँ, हर पंसार से मिल जाती है। अच्छा, कितना लेना है मोम देसी? 50 ग्राम। 50 ग्राम उसको गरम कर लें, ठीक है। फिर उसमें 50 ग्राम आपने पेट्रोलियम गरम करके मेल्ट करके फिर उसमें बिल्कुल पानी की तरह हो जाए ना, फौरी उतार के उसमें फौरी तौर पे पेट्रोलियम जेली 50 ग्राम मिला लें, ठीक है। और इसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल भी मिला लें। अच्छा, मिक्स करके आप ये कोल्ड क्रीम रख लें, ठीक। फेस पे, हाथ पाँव पे,
जहाँ जहाँ पे आपको नीड है वहाँ वहाँ पे आप लगा लें। सही। और मैं एड़ियाँ तो सब बहुत ही सही हो बुरा जाएंगी। बताने वाली हूँ। सही। मैं आपको बहुत बुरा बताने वाली हूँ और उसका गारंटी है कि वो बहुत काम करेगा। अच्छा। उसमें ये है कि मेरे पास ये स्किन्स बहुत आती क्योंकि कायरोप्रैक्टिक्स ट्रीटमेंट्स हम एक ज़माने में करते थे, अभी तो मैंने क्लिनिक्स बंद कर दी ऑनलाइन हो। तो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में हम देखते थे और ऐसे पूरे हमारे पास लोग आते थे फटी पूरी चाकों लगे हुए कि वो चल भी नहीं सकते और इतनी डेड स्किन जमाती है। तो आईजी लेवल उनका सही करना पड़ता है, एलर्जी रेशो जो है, और वो उसके लिए मैंने वही बताया है कि आपको जो क्या बोलते हैं एलोवेरा बहुत ज़रूरी लेना होता है, लिवर को कूल करे। और सबसे बड़ी बात, जाके दुकान पे गोश्त वाले की दुकान पे जाए, इसको बोलो पतली झिल्ली वाली चर्बी दे दो, ठीक है, उसको घर पे लाएं, पानी डालें एक स्टील के बर्तन में, मैं स्टील में ही पसंद करती हूँ, सिल्वर में अलाउ नहीं करती हूँ। तो स्टील के बर्तन में आपने वो डाला, उसके साथ थोड़ी सी दालचीनी लौंग, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत बेटर होती है, और थोड़े से नीम के पत्ते अगर हाथ लग जाते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन वो 2 चीज़ें हार्ड एंड फास्ट है, अच्छे से उबला और उसके ऊपर आपने फिर देख रहे हैं वो चर्बी गल जाएगी, ठीक है, वो जब चर्बी गल गई तो उसको थोड़ी देर साइड पे रख दी, ऊपर घी की तरह आ जाएगी। ये तो आपने ऊपर उठाया, अपने पाँव पे बांधा, प्लास्टिक की थैली पहनी और 3 डेज में वो क्रैप्स खत्म हो जाएंगे। अभी यहाँ तो आप वांझा यूज़ कर लें, मिट्टी का जो पाँव के स्क्रब के लिए होते हैं, यहाँ स्क्रबर यूज़ कर लें। यहाँ पे टूथ ब्रश जो आपका पुराना होता है उसको हाथ से फेंकना नहीं है, वो 2-4 चीज़ों पे हम यूज़ करवा देंगे, तो वो उसको रब करें तो डेड स्किन निकलेगी। लेकिन ये डेड स्किन लिवर की खराबी से आ रही है। चलें जी, ठीक है। आईजी लेवल आपने अपने चेक करवा लेने चाहिए, क्योंकि जब भी आपको स्किन के इश्यूज़ हैं और अगर वो होम रेमेडी से नहीं आपको लगता ठीक हो रहे, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और फिर उससे आप जो अपना प्रिस्क्रिप्शन है वो सजेस्ट करवाएं और फिर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया शाह भाई, बहुत शुक्रिया मैम सुकैना, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, आज के शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज के शो का